ओके। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सी बकथॉन से। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं अभी, तो उसके साथ में भी हम लोग जो सी बकथॉन कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं उनमें हम लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और मैं अब ज्यादा डिटेलिंग ना करते, डायरेक्ट थोड़ा स्पीड से डिटेलिंग करूंगा, और हम जो प्रैक्टिकल यूज है या हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पर हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो हम बेस से स्टार्ट करेंगे कि सीबकथॉर्न है क्या, या फिर कहाँ से आया है, क्या होता है सीबकथॉर्न। तो सीबकथॉर्न एक बेरी होता है। आप लोग जहाँ मेरा कर्सर जा रहा होगा वो देखेंगे, पिक दी हुई है वहां पर येलो कलर में, येलो ऑरेंज कलर में एक बेरी जैसा एक फ्रूट रहता है। ये अपर साइड में इंडो चाइनीज रीजन में, हिमालयन रीजन में पाया जाता है। और ऐसा बोलते हैं बहुत लोग कि जब मॉन्क्स या फिर जो ऋषि मुनि वगैरह थे वहां जाते थे तो वो इसी का इस्तेमाल करते थे, बिकॉज इससे एनर्जी भी काफी बनी रहती है, और ये एडिशनल फैट या चीजों को वो नहीं करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और काफी अच्छा रखता है। तो इसमें आप देखें कि सीबकथॉर्न जो प्लांट है उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका हार्ट पे काम अच्छा होता है, लीवर पे होता है, मेनली स्किन पे होता है। तीन चीजों पर बहुत अच्छा काम होता है। इसके अलावा इसमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स रहते हैं, है ना। तो अगर हम एक एक इस पे देखें, थोड़ा सा साइड करके देखें चीजों को, तो ये एक फूड भी है। अगर हम कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर चुके हैं या ब्रेक देना है, तो आप सी बकथॉर्न से फास्टिंग भी कर सकते हैं। इसका एक अच्छा मैंने वो लिया है एक्सपीरियंस, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट में। इसके बाद देखें कि सी बकथॉर्न जूस हमको क्यों लेना चाहिए, या फिर जब हम डिस्कस करते हैं तो बाजार में बहुत सारे मल्टीविटामिन अवेलेबल है, मल्टी मिनरल अवेलेबल, बहुत सारी कंपनी, बहुत मतलब बोलना चाहिए रंग रंग की दवाइयां बना रही, तो हम सिर्फ सी बकथॉर्न ही क्यों लेंगे। तो इसमें हम लोग जो सी बकथॉर्न जूस निकालते हैं, असेंबल करते हैं, उसमें 18 काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो काफी जरूरी है। उसमें से 8 जो है, उसमें से 8 जो जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये सब जो नाम है ये हमारे बॉडी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। जैसे आयरन हमारी बॉडी के, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये जो 8 अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड से ही बनकर प्रोटीन बनता है चेन से। और ये हमारी बॉडी में जरूरी क्यों, क्योंकि ये फैट लॉस में मदद करेगा, मूड रेगुलेशन में मदद करेगा, एनर्जी में मदद करेगा, आपकी मसल्स का जो बनना है, टूटने के बाद मसल्स का टूटना और बनना दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो उसका टूटना और उसका बनना उसको मेंटेन करता है। इसके बाद में बहुत बार जब हम लोगों ने इसके ट्रायल्स किए या आगे इसके साथ काम किया, तो हमको ये भी दिखाई दिया कि ये टाइप 2 इंसुलिन, मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, जैसे लेट सपोज मेरे मदर फादर को डायबिटीज नहीं, या मेरी फैमिली में डायबिटीज नहीं है, बट मेरा जो लिविंग स्टाइल है या फिर मेरी जो खाने पीने की आदतें हैं या रहने की आदतें हैं, उसकी वजह से जो मैं एक्वायर करता हूँ डायबिटीज, उसमें ये काफी अच्छा काम करता है, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज। इसके बाद में बात करेंगे कि सी बकथॉर्न जूस के अदर फायदे क्या हैं। तो जैसे अपन इस साइड देखें, जो पोर्शन है लिखा हुआ उसको छोड़ के जहां मेरा कर्सर है, वहां 4 सर्कल्स बने हैं। एक में लिखा हुआ है जनरल वेलबींग, वो मल्टीविटामिन जैसा काम करेगा। सेकंड में है सपोर्ट्स इम्यूनिटी, जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। मैं समझता हूँ कि मैंने इतनी बार ऑक्सीडेशन बताया होगा ना कि हर आदमी को याद होगा कि ऑक्सीडेशन मतलब होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन जब कम होने लगता है हमारी बॉडी में, जब फ्री रेडिकल्स कम एक्टिवेट होते हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही हाई रहती है। थर्ड में आ ही गया है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये अगर थोड़ा डीप में जाए हम आयुर्वेद में, तो ये कफ का शमन करता है। कफ मतलब कोई भी ऐसी चिपचिपी, चाहे वो गले से निकले, चाहे वो कान से निकले, चाहे वो लेटरिन के रास्ते से निकले, चाहे घुटनों के बीच के हम साइनोवियल फ्लूइड की बात करें, कोई भी ऐसी चीज जो कफ दोष को विकृत कर रही है उसको मेंटेन करता है, तो वहां पर इन्फ्लामेशन कम होती है। जैसे अभी हम लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल किया इसका सी बकथॉर्न का, तो वहां पर जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण जो रूमेटिज्म आता है, या फिर बोलना चाहिए आमवात जो होता है, जो गठियावात बोलते हैं इसको नॉर्मल लेवल पे, उस जगह पर जो कफ का दोष रहता है उसको हटाता है सी बकथॉर्न, और वहां पर अच्छा काम करता है। इसी तरह से फैट लॉस भी करता है। इसके बाद में सपोर्ट द हेल्थ ऑफ वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन में अगर मैं बात करूं तो लंग्स जो भी कफ का स्थान है, लीवर जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है,
हार्ट जो लंग के एरिया में ही रहता है, किडनी वहां पर भी पूरा कफ का ही काम रहता है, तो उसको अगर थोड़ा आयुर्वेद पे बात करें तो मेद धातु से ही किडनी का अवलंबन रहता है, तो उस वहां पर ही ये चीजें काम करती। तो ओवरऑल जो हमारे मेजर ऑर्गन्स है वहां पर सीवकथॉर्न का काफी अच्छा एक इम्पैक्ट दिखाई देता है। इसके बाद में बात करें तो इस सीवकथॉर्न के अंदर में 3, 6, 7 और 9 ओमेगाज हैं, जो हमारी हार्ट नहीं बोलना चाहिए, हमारी लिपिड प्रोफाइल को पूरा मेंटेन करके देता है। थर्ड सेकंड थिंग है लीवर हेल्थ मेंटेन करने का यहाँ पर मतलब ये होता है कि लीवर को बहुत ज्यादा प्रेशर या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस लोड नहीं आता है सीवकथॉर्न की वजह से, और ये हमारे ऑलरेडी एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको मेंटेन करता है, और एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, इन चीजों को वीएलडीएल है, इन चीजों को ना धीरे 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 करके बाहर निकालते जाता है। इसके बाद में होता है जो फैट सेल का एक्यूमुलेशन है उसको कम करता है। क्या होता है जब भी हम लाइक जैसे बहुत ज्यादा चीज खा रहे हैं या हैवी फूड ले रहे हैं और हमारा आईटी का जॉब, हम दिन भर काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो भी क्या होता है हमारा बॉडी का जो वो चीज और ये सब चीजें हैं वो फैट जमा होने लगता है। तो उन चीजों को भी जमा नहीं होता है, जितना हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर जाती है उस फैट को या उस तेल घी चीज जो भी बोले उसको, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैट बचता है जो जमा होने लगता है, चाहे आप टमी में बोले, चाहे बटक में बोले, चाहे चेस्ट रीजन में बोले, उन चीजों को एक्यूमुलेट ही नहीं होने देता है, वो धीरे धीरे करके उनको डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देता है सीवकथॉर्न। इसके बाद में बात करेंगे कि विटामिन जो जो है इसमें, जैसे पोटेशियम है जो मसल फंक्शन और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, कैल्शियम है, बहुत से लोग को क्वेश्चन करते हैं कि सर आप दूध दही बंद करवा रहे हैं आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, हम लोग कैल्शियम इसमें डाला हुआ है, कैल्शियम को प्रॉपर सोर्स से मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग क्या होता है, कैल्शियम की जरूरत हमको बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, अगर आप प्रॉपर सन बाथ ले रहे हैं ना तो वहां से विटामिन D3 के थ्रू कैल्शियम बराबर मिल जाता है। थर्ड थिंग है आयरन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, बॉडी का टेम्परेचर और इम्यून सिस्टम तीनों को मेंटेन करता है आपका आयरन। सबसे बड़ी बात होती है हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी होगी, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में हर जगह। फॉस्फोरस ये आपके बॉडी के पीएच मेंटेन करता है, किडनी को मेंटेन करता है, एज वेल एज आपके बालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉस्फोरस। उसके बाद विटामिन ए है जो आई को मेंटेन करेगा, बोन हेल्थ, बोन को अच्छा करेगा। इसके साथ में आपकी जो स्किन रहती है उसको भी अच्छा काम करता है विटामिन ए। विटामिन B12 एनर्जी प्रोडक्शन करता है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में काम करता है। इसके अलावा आपकी जो नसें हैं उसको भी ताकत देता है। विटामिन सी हार्ट के लिए अच्छा है, और अभी मेरे ख्याल से विटामिन सी सब परिचित हो गए होंगे कोविड के सिनारियो में। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इसके साथ में आपकी सेक्सुअल हेल्थ या इनफर्टिलिटी पर काफी अच्छा काम करता है। विटामिन के है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड खून का थक्का जमना या खून को मेंटेन करना, या बोन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करता है। इसके बाद में बात करेंगे कि हमको इसको जूस को देना किस किस को है, तो जूस हर कोई ले सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसलिए मना किया जाता है क्योंकि बहुत बार हम लोग ये नहीं जान पाते हैं, या पेशेंट से हमारी इतनी बात नहीं हो पाती कि वो कौन सी दवाइयां ले रहा है, या बोलना चाहिए उनको कौन कौन सी चीजों से परहेज करना है। ये एक प्रॉपर केस हिस्ट्री नहीं ले पाने की वजह से हम लोगों ने ये टैग लगाया हुआ है कि आपको थोड़ा सा सोच करके लेना है, या मैं अवेलेबल हूँ 2:30 से 5:30, आप हम पर डिस्कस करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। तो इसकी जो जनरल डोज आती है 20 to 30 ml। अब ये जो विंडो रखा गया है 10 ml का, वो पेशेंट की डाइजेशन, पेशेंट की बॉडी और पेशेंट का वेट और पेशेंट की एज, इन हिसाब से रखा गया है। बच्चों पे 5 से 10 ml आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब इसके जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं इसके साथ में, सबसे पहले अभी मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया था फास्टिंग का। मैंने एक पेशेंट को हफ्ते में 2 दिन की फास्टिंग दी थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब क्या करेंगे आप, सुबह 30 ml सीवकथॉर्न लेंगे, फिर एक फ्रूट लेंगे, फिर 30 ml सीवकथॉर्न, फिर फ्रूट लेंगे। ऐसा वो हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करते थे। उनका हफ्ते में हम लोगों ने 2 किलो वजन किया और कम किया, और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन होना या एकदम ऐसा वीक लगना, ऐसा हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला था। और बाकी दिनों में वो एक ही बार लेते थे सीवकथॉर्न 30 ml बस, और नहीं लेते थे। और जैसे 100+ है उन लोग अगर यूज करते हैं तो उन लोग जैसे 50 ml मॉर्निंग में लें, ब्रेकफास्ट स्किप करें, दोपहर और रात में खाना लें वो नाप कर खाएं,
और कोशिश करें कि रात में हम ज्वार, बाजरा या मिलेट ये चीजें खाएं। इसके साथ में लहसुन धनिया की चटनी खाएं या हल्का फुल्का घी लगाकर ही उसको खाएं और गर्म पानी के साथ फॉलो अप लें उसका। जो ये रेगुलर डे पे होगा। जब हम 100+ लोगों को फास्टिंग कराएंगे तो उनको 50-50 ml 2 बार देंगे और फ्रूट देंगे उनके साथ में, तो उनसे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब भी हम वेट लॉस के लिए जाते हैं, सीबकथॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, तब एक बात का ध्यान रखें कि डाइट भी जरूरी है, सीबकथॉर्न भी जरूरी है, उसके साथ में एक्सरसाइज भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ सीबकथॉर्न दे रहे हैं और बंदा बैठा हुआ है दिन भर, तो बहुत मुश्किल चांसेस है कि उनका वजन वजन कम होगा। तो इससे क्या होता है, जब तक कि आपकी बॉडी वर्कआउट नहीं कर रही है, पसीना नहीं निकल रहा है, तब तक ये मुश्किल रहता है। अभी जो IT प्रोफेशनल्स रहते हैं या बहुत से लोग जैसे डॉक्टर्स ही हैं, उन लोग का वजन बढ़ता है, क्योंकि आज का हमारा जो रूटीन है वो AC का है। हम दिन भर AC में बैठे रहते हैं। अभी भी हम बैठते हैं तो AC में, तो दिन भर जब AC में बैठते हैं तो हमारी स्किन के जस्ट नीचे जो फेशिया रहती है वो ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद पसीना नहीं निकलता है। आप बहुत लोगों से पूछेंगे पसीना निकलता है तो बोलेंगे बहुत कम निकलता है। तो जब तक पसीना नहीं निकलेगा, जब तक पोर्स ओपन नहीं होगा, जब तक फैट का बोले डाइजेशन होना चाहिए, या सामान्य भाषा में बात करूँ तो फैट का पिघलना वो हो नहीं पाता है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो उनको इनिशिएट करिए कि वो वर्कआउट करें या फिर स्टीम लें, जो भी करें, बट पसीना निकलना चाहिए। पसीना नहीं निकलेगा तो आज नहीं कल उनको स्किन की प्रॉब्लम होगी और वो दैट विल बी सीवियर प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद में आता है कि लाइपोमास होते हैं, गांठे 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 हो जाती है या सिस्ट हैं, तो उसमें आप सीबकथॉर्न और एडिलिबो का काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में PCOS और PCOD, ये दो अलग चीजें होती है। PCOD अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो PCOD जब लिखता है एक डॉक्टर तो ये समझिए कि ये स्टार्टिंग की बीमारी है। जब PCOS लिखा है उसने तो वो काफी दूर चले गई है, वो मतलब आगे बढ़ गई है वो बीमारी। तो PCOD में आप एडिकार्डियल के साथ में सीबकथॉर्न भी दे सकते हैं और एडिलिपो भी दे सकते हैं, लेकिन जब PCOS है तो आपको सीबकथॉर्न और एडिलिपो का ही इस्तेमाल करना है। और अभी जनरल इसमें बात आती है कि डायबिटीज में लोग वीक हैं, या बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम ऑलरेडी एलोपैथी ले रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, या फिर इंसुलिन में है तो क्या करें। तो उसमें हम सीबकथॉर्न और डाइबिट का भी मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने से पहले सीबकथॉर्न और डाइबिट दीजिए और धीरे 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 वो कम होने लगता है। तो ऐसे करके हम सीबकथॉर्न के वेरियस प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। बट इसमें हमको पता होना चाहिए कि पेशेंट की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। जब तक के पेड़ का रूट पता नहीं है तब तक आप उस पेड़ को काट नहीं सकते, वो बार बार उगेगा ही। तो एक बार थोड़ा समय निकाल के 5-10 मिनट निकाल के पेशेंट से हमेशा ये पूछें कि भाई भूख लग रही है नहीं लग रही है, या फिर रूटीन क्या है, या जो भी उससे कारण है वो कारण का पता लगाइए। जब वो कारण पता लगेगा आप उस कारण को ड्रॉप करवाइए और तुरंत ट्रीटमेंट चालू करिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट्स आएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि रिजल्ट्स ना आए। तो इसके बाद में हम एनास्थील देखेंगे सीबकथॉर्न के बाद में। बहुत बार भी मैंने देखा है कि अस्त्रप्राश होने की वजह से एनास्थील काफी बोलना चाहिए काफी ज्यादा ओवर शेडो हो जाता है कि हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। लोग अभी क्या सोचते हैं कि भाई चलो अस्त्रप्राश नहीं यूज कर सकता डायबिटिक पर्सन तो मैंने एनास्थील देते हैं, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर से आज क्लियर करूंगा। तो आप देखेंगे इस साइड पे एक लंग का फोटो बना हुआ है, आप अपने राइट साइड पे देखेंगे तो लंग का फोटो बना हुआ है। उसमें हर बार हम ये बताते हैं कि हमको लंग्स की दिक्कतें होती क्यों हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आयुर्वेद में जाकर बात करूं तो ये जो एरिया रहता है हमारा लंग्स का, ये रहता है कफ का एरिया। तो आप जब भी दही खाएंगे, दूध ज्यादा पिएंगे, AC में रहेंगे, पानी में भीगेंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा चावल खाएंगे, चावल खा के पानी पिएंगे, या चीज बहुत खाएंगे या बहुत ज्यादा तेल खाएंगे, तो ये चीजें ना कफ को बढ़ाती है। दिन भर सोए रहेंगे तो ये चीजें कफ को बढ़ाती है, दिन में सोएंगे तो कफ को बढ़ाती है चीजें। इन चीजों से मोटापा भी बढ़ता है, इन चीजों से आपके लंग्स में जो बोले ब्रीथलेसनेस या कफ ये बढ़ने लगता है। इसके अलावा जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकर्स के पास में जिनके परिवार में कोई स्मोकिंग करता है, उनको कोई फ्रेंड स्मोकिंग करता है, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्मोकिंग से उनको डैमेज होता है। या आजकल फैक्ट्रीज हैं, या जो लोग फैक्ट्री के पास रहते हैं या फैक्ट्री के में काम करते हैं या वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं,
तो उनको भी ये तकलीफें होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है इन चीजों से, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये चीजें हमारे लंग्स में जाती हैं और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर जाती हैं। तो वो चीजें काफी ही दिक्कत पैदा करती हैं हमारे लिए। इसके बाद में एक ही कंपैरिजन आता है कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और इतनी, आप खुद से भी देख सकते हैं, और हर बार ये चीजें आगे बढ़ती ही जाएंगी जब हम इन चीजों पर बात करेंगे तो। अब इसमें आता है एनएसथिल में, एनएसथिल काम क्या करता है? तो एनएसथिल का काम दो ही है बस, एक ब्रोंकियल कंजेशन को हटाना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को हटाना, एज सिंपल एज दैट। तो ये हम इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? इसका इस्तेमाल हम अस्थमा के अटैक में भी कर सकते हैं। इसके हमको अभी अभी रिसेंटली हमने अस्थमा के अटैक में एक सॉल्यूशन बनाया था एनास्थील का और अस्थप्राश का, तो उसमें उनको काफी ही अच्छा रिजल्ट्स मिला था। इसके बाद में बात करेंगे कि ये काम कैसे करेगा, तो पहले हम देखते हैं कि कंजेशन क्या होता है। कंजेशन इज लाइक, लेट अस सपोज ये एक गोला है और ये पाइप है, आपके जो म्यूकस की जो पाइप रहती है उसमें जब जम जाता है, जैसे जब हर हर बार मैं अपने पानी के पाइप और काई का उदाहरण देता हूँ, वैसे ही इसमें जब ना म्यूकस जमा होने लगता है तो वो टाइट हो जाती है, और सॉरी एयर के लिए हमको ना स्पेस कम मिलता है। जब एयर के लिए स्पेस कम मिलता है ना, वहां पर कंजेशन आता है। भाई जैसे आपको खाने के समय खाना नहीं मिला तो हमको अच्छा नहीं लगता, या फिर प्यास नहीं लगी तो बहुत अनइजीली लगता है, वैसे ही आपको जितनी प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए उतना जब हम नहीं ले पाते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन सिचुएशन बनती है, और वो दैट इज कॉल्ड कंजेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ऐसा आदमी छोटी छोटी सांसें लेने लगता है और कवर करना चाहता है ऑक्सीजन को, तो ये चीजों को हटाता है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे इसमें है क्या था। तो इसमें 4 ही ड्रग मिले हुए, लेकिन 4 ड्रग एक सर्टेन अमाउंट में, सर्टेन प्रोसेस के साथ में और एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिले हुए, जिसके कारण इसके रिजल्ट्स काफी तेज आते हैं हमको। अमलतासन, मुलेठी है, अकरकरा और उटंगन। जो लोग आयुर्वेद जानते हैं वो जानते हैं कि ये जो चारों ड्रग्स है ये गले यहां से लेकर के आपके पूरे नग एरिया तक इन पूरे एंगल को कवर करता है, पूरे थोरेसिक केज को कवर कर लेता है। तो बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं हमको, हम साइड में जो लिखे हैं उसको हम छोड़ देते हैं। पहले हम जो बॉक्स, जो मेरा कर्सर आ रहा होगा यहाँ पर, एक येलो बॉक्स है, एक रेड शेड में बॉक्स है और एक स्काई ब्लू शेड में बॉक्स है। इन तीनों पर ही हम आज चर्चा करेंगे कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है और ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकाल के फेंक देना। सेकंड थिंग है ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर का मतलब क्या है? जैसे लेट अस सपोज आपके पानी के पाइप में काई जम गई है, तो मैंने दो चीजें एक साथ करने की कोशिश की, जिसका एक्सपेक्टोरेंट वो है उनका एक्शन एक्सपेक्टोरेंट का है और ब्रोंकोडायलेटर का है। तो ब्रोंकोडायलेटर मतलब डायलेट करना, बड़ी करना। जैसे ही मैंने आपके आपके पानी के पाइप को बड़ा किया, वो जो काई है वो लूज हो जाएगी और उसमें एक्सपेक्टोरेंट मतलब बाहर फेंकने की अगर हमने प्रोसेस दी तो पूरा आपका पाइप साफ हो जाता है। वैसे ही अनस्थील भी करती है आपके जो जो सॉरी लंग्स के, जो फेफड़े के जो आपके ब्रोंकस है, जो पाइप्स हैं, उनको थोड़ा सा डायलेट करता है, मतलब थोड़ा सा फैलाता है, जिससे वहां पर लगा म्यूकस ढीला हो जाता है और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो एनास्थील लेंगे या आप सोंठ और शहद जैसे हम लेते थे, वैसी चीजें जब लेंगे ना, आप सीतोपलादी चूर्ण लेंगे जो बहुत फेमस ड्रग है आयुर्वेदिक, तो आपको बार बार थूक आने लगती है। दैट इज वाई वो एक्सपेक्टोरेंट है, वो बाहर निकालेगा। या अभी एलोपैथी में भी बहुत सारी सिरप्स ऐसी आती है जो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी शो करती है, तो आप जैसे ही वो पियेंगे वो डायलेट करेगी और इन चीजों को बाहर फेंक देगी। लेकिन एलोपैथी और आयुर्वेद में एक एक फर्क ये पड़ता है, वो सिर्फ ये दो ही काम करती है। जब हम एनास्थील में करते हैं वो कफ को भी कम कर देता है। जो आपका ग्रीन बॉक्स, येलो ब्लू बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, वो क्या करता है? एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटेशन तो उसने किया ही, साथ में जो कफ दोष, जो कफ बन रहा है या जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, उस चीज को भी वहीं पे हटा देती है। तीसरी चीज क्या करती है? कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, इस चीज को पनपने नहीं देता है बॉडी में। तो क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, हम सांस ले रहे हैं तो बैक्टीरिया तो अंदर जाते ही है, लेकिन उसको पनपने नहीं देता है। वो नहीं पनपते हैं तो फिजूल पे जो कफ बढ़ता है हमारी बॉडी में, या फिर जो पानी आने लगता है, निमोनिया होता है, या फिर सेल्स में पानी भरने लगता है, वो चीजें कम होती है और हमको किसी प्रकार का एक एलर्जिक रिएक्शन बोल लो या फिर कोई बीमारी बोल लो, वो डेवलप नहीं हो पाती उस प्रॉपर वे में। एक दो दिन के लिए खराब लग सकता है, बट प्रॉपर लेने से आपको बीमारी डेवलप नहीं होगी, वो वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाता है। इसके बाद में इंडिकेशन देखें तो इंडिकेशन में ब्रोंकियल कंडीशन, जैसे किसी को ऐसा लग रहा है कि कफ
छाती में बहुत कफ जमा हो जाता है, कंसोलिडेटेड हो जाता है, आगे लोग टीबी का खतरा देते हैं, तो उस चीज पे ये काम करेगा। जिन लोगों को अस्थमा के अटैक्स आते हैं उन पे अच्छा काम करेगा। जिनको एलर्जी है, कई बार होता है डस्ट से एलर्जी रहती है, डस्ट एलर्जी होने की वजह से ही ये होता है, उनको अचानक से वन से उनको एलर्जी होने की वजह से अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है और हाइपर वेंटिलेशन जैसे चीजें होने लगती है, वहां पर भी ये काफी अच्छा काम करेगा। प्रिकॉशन सेम है, उसका कारण भी सेम है, आप सभी जानते हैं, और मैं हर बार बता चुका हूं आप लोगों को, ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन वो लिखना जरूरी रहता है प्रोटोकॉल के तहत। अब इसके एक्सपीरियंसेस मैं बताऊं आपको, तो हम लोगों ने कोविड में इसका एक्सपीरियंस किया था कि जब ऑक्सीजन बिलो 90 जा रहा था, 88 87, जिसमें लोग एडमिट हो जा रहे थे, वहां पर हमने एनास्थील पाउडर करके जीप के नीचे रखने बोला था पेशेंट को, थोड़ी देर तक रख के उसके बाद 15-20 मिनट के बाद में या 4-5 मिनट के बाद में जैसे ही अस्पताल आपने अंदर निकलने दिया तो उनके ड्रास्टिकली चेंज आए और 2-3 दिन में वो 93-94 तक पहुंच जाते हैं। सेकेंड थिंग, जब डायबिटिक पेशेंट को तो आप अस्पताल जब नहीं दे पा रहे तो एनास्थीसिया एक अच्छा ऑप्शन बनता है, लेकिन जब ऐसा पेशेंट है जो उसको अस्थमा के अटैक्स आते हैं, जो पफ्स ले रहे हैं या जो डिपेंडेंट है पफ्स के ऊपर में या एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर में, तो उनको आप क्या करिए, एक डब्बा पूरा एनास्थीसिया अच्छे से मिक्सर में चला लीजिए, उसको पूरा अस्पताल में मिला दीजिए, अच्छे से मिक्स करिए, उसको 15-20 मिनट तक मिक्स करिए, उसको एक चम्मच दिन में 2 बार दीजिए खाने के बाद में, और उनका दूध दही चावल तीनों बंद करा दीजिए, स्टीम लेने बोलिए उनको और थोड़ा वॉक करने बोलिए, अनुलोम विलोम करने बोलिए, उनका अस्थमा रिवर्स हो जाएगा। मैंने ये 3 से 4 पेशेंट अभी जस्ट रिसेंटली देखे, क्योंकि अभी जो ये मौसम बदला है, वर्षा ऋतु जब आई है, इसमें भी काफी लोगों को ये तकलीफें हुई है कि लोग जब जैसे ही डस्ट में जाते हैं या फिर पानी गिरता है और जो एक धूल उठने लगती है, वहां पर भी काफी लोगों को तकलीफ होती है, या फिर जो मॉइस्ट रहता है उनसे भी तकलीफ होती है। तो ये चीज हम लोग को काफी अच्छे रिजल्ट दे गई है, स्पेशली अस्थमा में। तो ये चीजें, और हाँ ये भी एक बात है, जिन लोग की फैमिली में अस्थमा का बोलना चाहिए चलन है, तो उसमें आप ये कॉम्बिनेशन को बना के दे दें। शुरुआत में 3-4 महीने या 6 महीने उनको 2 बार लेने बोले अस्थिल और अस्त्रप्राशर कॉम्बिनेशन, उसके बाद में आप उनको एक बार रात को लेने बोलेंगे ना, जब वो मेंटेन हो जाए तो भी चलता है। और ये जब हम कोई भी ड्रग हम जब लगातार चलाते हैं, लाइक हम 6 महीने की बात करें या 9 महीने की बात करें, तो एक प्रोटोकॉल बनाइए कि 30 दिन लिया पेशेंट ने, फिर 5 दिन का गैप दीजिए, उनको कुछ मत लेने दीजिए, तो सिर्फ परहेज करने बोलिए या फास्टिंग कराइए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कराइए, एक दिन फास्ट कराइए, 2 दिन खाने बोलिए, फिर 1 दिन फास्ट कराइए, फिर 2 दिन खाने बोलिए, ऐसा 6 दिन का प्रोटोकॉल बनाकर फिर 7वें दिन से आप मेडिसिन स्टार्ट करिए। उससे क्या होता है, रिजल्ट्स जल्दी आते हैं, आपके पेशेंट को आदत नहीं लगती है दवाइयों की। नहीं तो क्या होता है, हर बार अभी का जो सिनारियो है उसमें दवाइयों के प्रति आदमी एडिक्टेड हो जाता है या फिर उनकी डोज कम पड़ने लगती है, जैसे लीकर के साथ होता है, अल्कोहल के साथ होता है। पहले आदमी 30 ml 60 ml लेता है, फिर धीरे 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 180 200 तक भी उसको कोई असर नहीं होता है। वैसे ही दवाइयों के साथ भी होता है, जब आप लंबा चलाने की कोशिश करें तो आप आप खुद गौर करेंगे कि आप जब पेशेंट को ना 30-35-45 दिन जब दे चुके हैं, फिर अचानक जब बंद करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है 10-12 दिन में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको जब लग रहा है कि रिजल्ट आ ही नहीं रहा है तो 5 दिन बंद कर दें वो दवाई, 5 दिन बाद फिर से चालू करें, उससे फिर से रिजल्ट आपको आने लगेंगे। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑर्थोफिक्स। इसका भी हम काफी ही कम या बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि ऑर्थोफिक्स लेने के बाद में बहुत से लोगों को एसिडिटी और ऐसी तकलीफें देखी गई है कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या डाइजेशन ही बिगड़ गया है या लूज मोशन हो रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि ऑर्थोफिक्स में क्यों ऐसा हो रहा है या काम कैसे करेगी ऑर्थोफिक्स। तो मोर ओवर ऑर्थोफिक्स जैसा नाम है इसका, ये हमेशा आपके ज्वाइंट्स में ही काम करेगा, चाहे वो कोई भी ज्वाइंट हो, चाहे शोल्डर ज्वाइंट हो, चाहे उंगलियों के ज्वाइंट हो, चाहे नी ज्वाइंट हो, चाहे एंकल हो, चाहे हिप ज्वाइंट हो, कोई भी ज्वाइंट हो वहां पर ये काम करेगा। उसके बाद में एक देखा गया है कि फीमेल्स में एक समय के बाद में ये चीजें होती ही है, और अभी तो बच्चों में भी ये चीजें आने लगी, जो बच्चे जिनकी 7 महीने में डिलीवरी हो जाती है या फिर जो लोग कमजोर रहते हैं उन बच्चों को भी काफी दिक्कतें आती है आर्थराइटिस को लेकर के। तो ऑर्थोफिक्स जो टेबलेट है ये 2 सेगमेंट पे काम करती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
अब इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन मैं जैसे करूं तो रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है उसमें आप साइनोवियल फ्लूइड रहता है हमारे बोन्स में। कभी मैं सेशन लूंगा ऐसा कि बोन्स की थोड़ी संरचना आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं कि ये अगर हमारी बोन है, दो बोन जुड़ी हुई है, ये ज्वाइंट हुआ आपका, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक एक तेल जैसा पदार्थ रहता है। जैसे हम किसी दरवाजे में या मशीनों में हम तेल डालते हैं ना किसी ज्वाइंट के बीच में, वो आवाज करने लगता है, वैसे ही ये ज्वाइंट भी है। जब आप ज्यादा मूवमेंट करेंगे या फिर साइनोवियल फ्लूइड कम होगा या कैल्शियम कम होगा तो वो आवाज करने लगता है, टक 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 की आवाज आती है या फिर पेनफुल घर्षण होते हैं। तो ऐसे ही ये आर्थराइटिस होता है। अब दो आर्थराइटिस है हमारे पास में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, आपके जो दोनों जॉइंट के बीच का तेल है वो खत्म नहीं हुआ रहता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर के सूजन आ जाती है, या कोई ऐसी एलर्जिक कंडीशन बनती है जो सूजन आ जाती है, या आपको लग जाता है तो सूजन आती है, टॉक्सिन्स जम जाते हैं या यूरिक एसिड जम जाता है तो वहां पर सूजन आती है, या वो लाल हो जाएगा या आपको चलने नहीं देगा या पेन करेगा। ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, वो हमेशा कैल्शियम की कमी या साइनोवियल फ्लूइड की कमी से कारण होता है। उसमें क्या होता है, ये जो दोनों हड्डियां सट जाती हैं, फिर वो घिस घिस के वहां पर वो सूजन जैसा एक माहौल बन जाता है, और बोलना चाहिए कि वो ना डिजनरेटिव है, वो खराब होने लगती है, घिस घिस के खराब होने लगती है। तो इन दोनों चीजों में हमको क्या करना होता है, जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है पेशेंट को, आपके आरए फैक्टर उसमें बढ़ा हुआ आएगा, सीआरपी बढ़ा हुआ आएगा, जब आप एक्सरे देखेंगे तो थोड़ा मेंटेन रहता है। तो इन समय हमको क्या रहता है, उस पेशेंट का हमको डाइट पे ध्यान देना होता है, हमको प्रॉपर ऑर्थोफिक्स का इस्तेमाल करना होता है, सीवकपन का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे एक्सरे में पूरी चिपक गई होती है हड्डियां, उसमें उसमें सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ सकता है, उसमें हमको ताकत देनी होती है बॉडी को, उनके बोन्स को नरिश करना होता है, पोषण देना होता है। उसमें हम एचबी प्लस, रिच बेरी, अश्वगंधा, शतावरी के साथ ऑर्थोफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों चीजें काफी अलग अलग है। अब सिम्टम दोनों में सेम क्यों आते हैं, क्योंकि एक समय के बाद ये दोनों एक दिशा में चली जाती है, क्योंकि ये आपके नी ज्वाइंट को या किसी भी ज्वाइंट को ना रिस्ट्रिक्ट कर देती है, वहां पर सूजन पैदा करेगी, वहां पर बोलना चाहिए दर्द पैदा करेगा, वहां जलन पैदा करेगा, वहां सहन ना हो, टच भी सहन नहीं हो, ऐसी कंडीशंस पैदा होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सामान्य भाषा में समझाऊं, लेकिन ये ऐसी ही कंडीशंस पैदा होती है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो हम देखेंगे कि औरतों को इसको काउंटर कैसे करेगा। तो पहले देखेंगे कि इसमें मिला क्या हुआ है, रासना है, सोंठ है, एरंड है, पुनर्नवा, गोक्षुर, चोपचीनी, अश्वगंधा, अमलतास, गुग्गुल, सलई गुग्गुल, महावात विध्वंसन, एकांगवीर रस। अब देखिए अमलतास तक जो लिस्ट है ना, उसके ऊपर की जितनी लिस्ट है, मतलब रासना से अमलतास तक के ये ताकत देने वाले पदार्थ हैं, या फिर बोलना चाहिए हम इसको नरिशमेंट के लिए यूज करते हैं। इसके बाद गुग्गुल, सलई गुग्गुल, महावात विध्वंसन और एकांगवीर भी ताकत देगा, एज वेल एज वो रूमेटिज्म को भी कम करेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा सूजन है और टॉक्सिन है उसको कम करेगा। लेकिन गुग्गुल, सलई गुग्गुल और महावात विध्वंस ये तीनों जो ड्रग हैं, ये तीनों थोड़े से गर्म रहते हैं और ये रूमेटिज्म को कम करते हैं। तो ये दोनों चीजों को हमको देखना है कि रास्ता से लेके अमलतास ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब संधिवात को कम कर रहा है, और गुग्गुल, सलई गुग्गुल, महावात विध्वंस ये आम वात को कम कर रहा है, मतलब रूमेटाइड आर्थराइटिस को कम कर रहा है। एकांगवीर रस दोनों पर काम करता है। तो ये भस्म मतलब हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन बनता है, भस्म के साथ में काष्ठौषधि का कॉम्बिनेशन बनता है, इसके कारण थोड़ा सा गर्म साइड पे रहता है, इसलिए जल्दी और हैवी हो जाता है, तो जल्दी ही एसिडिटी या जल्दी पेट की गड़बड़ को पैदा करता है। तो अब इसके बेनिफिट क्या क्या आएंगे, जैसे मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है आपको, तो ये क्या क्या काम करेगा, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, साइड बाय साइड आपके साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन करेगा, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करेगा ताकि टॉक्सिन्स बने ही ना, यूरिक एसिड को मेंटेन करेगा। इसके साथ में सलई गुग्गुल होने की वजह से जो पेन होता है या बोला कि जकड़ जाता है हमारा ज्वाइंट, उस चीज को भी ये कम करेगा, है ना। तो इसके डोजेज क्या आएंगे या फिर कंडीशन, तो ज्वाइंट पेन कोई भी इन्फ्लेमेशन डिजीज वहां पर काम आएंगे, डोज क्या आएगा। इसकी डोज अगर एक्यूट कंडीशन है, अगर तुरंत अभी हुआ है तो 1 गोली दिन में 3 बार देना है।
है ना। अगर लंबे समय से तो एक गोली दिन में 2 बार देना है, अगर बहुत ज्यादा पेन है या बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स गड़बड़ है तो वो 2 गोली दिन में 2 बार देना है। इसके बाद इनका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? अगर आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, आवाज नहीं आ रही है, मोटा पेशेंट है, तो उसमें हम इसको सीवकथॉर्न के साथ में देंगे। अगर पतला दुबला पेशेंट है, हाथ टेढ़े हो रहे हैं, तो रिचबेरी या एचबी प्लस के साथ में देंगे। इसके साथ में हमको कॉमन गैसोफ्री चलाना ही जरूरी है। इसके साथ में आप अश्वगंधा भी दे सकते हैं, शतावरी। फीमेल है तो शतावरी दीजिए और मेल है तो अश्वगंधा दीजिए। काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ऑर्थोफिक्स के। फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो हमेशा आप ये करिए कि पेशेंट से रिपोर्ट्स लीजिए। रिपोर्ट्स लेकर के जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास तो सेकंड रिपोर्ट्स रहती हैं और हम बता सकते हैं कि आपका दिक्कत यही था और हम यहाँ तक पहुंचे और हमारे रिजल्ट्स यही हैं, तो दिक्कतें नहीं आती है वहां पर। इसके बाद हम बात करेंगे एडिली पे। अब सीबकथॉर्न हो गया, एनास्थीसिया हो गया और ऑर्थोफिक्स हो गया। मतलब जनरल हेल्थ, फेफड़े और ज्वाइंट्स के बाद में मैं सीधा पेट की ओर जा रहा हूँ। इसमें एडिली हो गया, कब्जहर चूर्ण और भोपाइल्स। हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल मतलब पूरी डाइजेशन सिस्टम पे हम अब बात करेंगे। तो लीवर की बात करें तो लीवर एक हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन हो जाता है जो खुद भी रिजनरेट हो सकता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके देता है। इसका मेजर काम ही होता है कि आपकी बॉडी गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकालने का। लेकिन जब हम जरूरत ज्यादा गंदगी कंज्यूम करने लगते हैं, तब उसके ऊपर प्रेशर आता है और उसकी बीमारियां क्रिएट होने लगती है। भाई जैसे कि मैं आपको दिन में 2 बारी खाना दूं और 14 घंटे हैवी वर्कआउट कराऊं, तो एक ना एक दिन आप खुद बीमार हो जाएंगे, चाहे आप इतना भी अच्छा खाना खा रहे हो। तो ऐसे ही लीवर के साथ में होता है। अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं लीवर को, तो ये खराब होने लगता है। इसके बाद में बात करेंगे कि लीवर या एडिलीव जो हम लोगों ने बनाया है, या फिर जो लीवर सप्लीमेंट ले रहे हैं हम, ये क्यों लेना चाहिए या फिर कारण क्या है, या हम सबको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, एडिलीव इज ए कंप्लीट लीवर केयर। जैसे कि हम मल्टीविटामिन लेते हैं या फिर कोई ऐसी ड्रग ले, जैसे हम सीबकथॉर्न डेली यूज में ले सकते हैं, रिचबेरी डेली यूज में ले सकते हैं, वैसे ही हम लीविज या एडिलीव भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर आ गया। हम लोग बर्गर, चीज, पिज्जा, ब्रेड्स या चाइनीज बोल लीजिए, ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे इंडिया की नहीं है। मैक्सिकन खाते हैं, इटालियन खाना पसंद करते हैं लोग। तो ये चीजें हमारी इंडिया की नहीं है। हमारा हमारा सिंपल सा खाना है, दाल भात रोटी। ये 3 ही हमारे खाने हैं। पहले के जमाने में हम बहुत चाय भी नहीं चलता था। लोग जब आते थे तो पसिया का चलन था, मतलब चावल की पेच पिलाते थे लोग। हाँ भाई, आप मेरे गेस्ट हैं और हम आपको ये सर्व करें, पहले ये चलन था। धीरे धीरे चाय आई, चाय ने पूरा डाइजेशन गड़बड़ किया और ये चीजें आगे बढ़ लगी। तो हम आज एडिलीव भी हम डेली यूज में ले सकते हैं। दैट इज द सप्लीमेंट, लाइक सप्लीमेंट। तो अब सप्लीमेंट है और बीमारी को भी ठीक कर रहा है, तो इसका एक्शन क्या हुआ? तो ये सिंपल सा एक्शन करता है, मतलब आपको 2 साइड से प्रोटेक्ट करता है। एक, आपकी बॉडी, आपके जो लीवर के सेल्स है उनको हेल्दी रखता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत आ गई है तो उसको भी वो वाइप आउट करते जाता है धीरे धीरे। इसमें हम देखेंगे अभी मेरा क्या क्या हुआ है। तो हिमसार है, कासनी है, काकमाची है, अर्जुन है, भृंगराज है, भूमि अम्लकी है, पुनर्नवा है, गुड़ुची है, दारू हल्दी है, मूली है, आमलकी है, चित्रक है, विडंग है, हरितकी है और परपटक है। तो जो थोड़ा बहुत आयुर्वेद जानते हैं ना, वो समझ रहे होंगे कि इसमें पित्त और रक्त शोधक चीजें मिली हुई है। जैसे अब इसमें बताते हैं कि जैसे चित्रक है, तो चित्रक को हम अग्नि दीपन पाचन औषधि में मानते हैं। मतलब ये आपकी भूख भी बढ़ाता है और आपके खाने को डाइजेस्ट भी करने में मदद करता है। तो एक अच्छा ड्रग माना जाता है काफी। इसके बाद में बात करें जो उस पूरे पर्टिकुलर एडिलिव का कॉम्बिनेशन आता है, ये आपकी बॉडी में हिपेटोप्रोडक्टिव मेजरमेंट दे करके रखता है। हिपेटोप्रोडक्टिव मेजरमेंट से मतलब ये होता है कि जैसे ही हम कुछ ऐसा खाने लगते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने लगते हैं या फिर बहुत ज्यादा चीज या तेल मसाला खाते हैं, तो एक लीवर के ऊपर में ना थोड़ा सा प्रेशर आता है कि चीजों को जल्दी जल्दी बाहर निकालने में। वहां पर ये उन सेल्स को मदद करता है जो बाइल जूस क्रिएट करते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं।
उन चीजों को मेंटेन करता है ताकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े और ये चीजें मेंटेन हो। तो ये दो साइड से काम करता है, आपकी लीवर की सेल्स को हेल्दी भी रखेगा, साइड में जो टॉक्सिन्स या उसके ऊपर में ओवर प्रेशर, उस प्रेशर को भी डाइजेस्ट करके समाप्त करके मेंटेन करके देता है। तीसरा, ये ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, एज वेल एज ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हमारी बॉडी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से बची रहे। ओके, इसके बाद में अगर हम देखें कि एडिलिव कर क्या रहा है, तो एक साइड से देखिए आप रिस्टोर ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख को मेंटेन कर रहा है, बहुत नहीं बढ़ा रहा है या कम है तो बहुत बढ़ी हुई तो बहुत कम करेगा, ऐसा नहीं है, बस मेंटेन करके जितनी एक सामान्य आपकी बॉडी के हिसाब से जितनी जरूरत है उतने को मेंटेन करता है। थर्ड है, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और अल्कोहलिक लीवर डिजीज है उसको भी रोक करके रखता है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम, जिनका अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा या डेली है या हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार तो दे रहे हैं, उनको तो एडिलिव लेना ही चाहिए। थर्ड थिंग है फैटी लीवर। फैटी लीवर जैसे जो लोग दिन भर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, यहाँ आईटी इंडस्ट्री वाले हैं, या फिर जो लोग हैवी फूड लेते हैं, लाइक कुछ कम्युनिटीज रहती है जैसे सिंधी कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, ये लोग हैवी फूड लेते हैं काफी, तो इन पे फैटी लीवर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनको भी एडिलिव लेना ही चाहिए। थर्ड थिंग है, आपके लीवर के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। देखिए, लीवर का मेटाबॉलिज्म अगर मेंटेन है तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन मेंटेन रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन दोनों मेंटेन रहेगा। ये दोनों मेंटेन है तो जो एजिंग प्रोसेस है वो एकदम फास्ट नहीं आती है। जैसे फीमेल्स में देखा गया है बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाता है, 38-40 की एज में मेनोपॉज हो जाता है। वैसे ही मेल्स में देखा गया कि 40 प्लस के बाद में सेक्सुअल स्टेमिना कम हो जाती है या फिर उनको वो इरेक्शन ही नहीं होते हैं। तो ये चीजें जो है ना धीरे धीरे आपको बुढ़ापे की ओर ले जाती हैं। तो इन चीजों को भी एडिलिव सेकेंडरी एक्शंस के थ्रू मदद करता है आपकी। इसके बाद बात करें कि इसका इंडिकेशन क्या है। इसका इंडिकेशन आप किसी को भी दे सकते हैं। मेरी साइड से मैं आप सभी लोग को बोलता हूँ कि आप एडिलिव हर किसी को दे सकते हैं, इवन आपको खुद भी खा सकते हैं। आप मुझे भी प्रिस्क्राइब कर, सर आप भी खाइए 2 एडिलिव दिन में 2 बार। आप इतना इतना तक कर सकते हो। इसके इतने अच्छे कॉम्बिनेशन है और इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं मैंने एडिलिव या लीव से कि मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। जहां तक लगता है मैं लीव बोलता ही हूँ लेने को। तो ये देखेंगे और इसके डोज क्या आएंगे, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के पहले। अगर जैसे हेपेटाइटिस बी है या जॉन्डिस है उसमें हम 3 बार 4 बार तक भी देते हैं। डोज कम ज्यादा करके भी हम उसमें प्रोटोकॉल बनाते हैं और अदर इसके सामने भी करते हैं। जैसे अभी अगला मैं देखूं, अगला जो मैं आपका ड्रग लेने वाला हूँ वो कब्ज हर चूर्ण ले रहा हूँ। अब जैसे कब्ज हर चूर्ण और इसका जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं लीव इसका, तब हम मोस्टली उनको सिस्टम बनाते हैं जब या तो पेट साफ नहीं हो रहा है या तो ऐसा है कि लोग भूख ही नहीं लग रही है या बार बार एसिडिटी हो रही है, ऐसी चीजों में हम इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिपेशन एक जो शब्द है कब्ज हर चूर्ण, बहुत लोग बोलते हैं कि नाम कैसा है कब्ज हर। तो संस्कृत में कब्ज का मतलब होता है कि आपके बॉडी से जो गुदाद्वार से जो मल निकलता है उसका प्रॉपर मात्रा में मल निकलना। बहुत से लोग अभी कॉन्स्टिपेशन का मतलब समझते हैं कि कड़ी लैट्रिन होना, वो गलत है। कड़ी लैट्रिन होना अलग है, कब्ज होना अलग है। कब्ज का मतलब ये होता है कि आपने जिस खुलकर फ्रेश नहीं हो पा रहा, खुलकर मोशन नहीं हो पा रहा है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 1 बार मोशन जाएगा, 2 बार खाना खाएगा, अगर फीमेल है तो 28 दिन में उसको मेंसेस आ जाएंगे। तो जो 1 बार में पेट साफ होने वाली बात है वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो कब्ज है। अगर आप 2-3 बार में फ्रेश हो रहे हैं तो आपको कब्ज है। अगर आपको कड़ी लैट्रिन हो रही है तो आपको कब्ज है। अगर आप फ्रेश होने के बाद में आपको फ्रेश हो रहे हैं आप लेकिन फिर भी पेट थोड़ा भारी लग रहा है, मतलब वो मजा नहीं आया ऐसा लग रहा है, तो कब्ज है। क्योंकि ऐसा बोला गया है जैसे ही आपका मोशन होता है, एक अच्छा मोशन या एक अच्छा अनुलोमन होता है, आप अच्छे से फ्रेश होते हैं, आपकी पूरी अतड़ियां खाली हो जाती है, तो आपका मन स्वयं ही प्रसन्न रहता है, आपको हल्का फील होगा और आपको मतलब एक प्रसन्नता रहती है मन में। और आपको उसको थोड़े देर बाद भी जैसे ही आप फ्रेशन अप हो जाते हैं आपको बराबर भूख लगेगी। जिन लोग को ये होता है कि फ्रेश हो रहे हैं और थोड़ी देर बाद भूख लग रही है वो सामान्य है। जिन लोग फ्रेश होने के बाद भी खाना नहीं भूख लग रही है वो गलत है, या कब्ज हो रहा है या फिर कड़ी लैट्रिन हो रही है
या बकरी के जैसे छोटे 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 टुकड़ों में लैट्रिन हो रही है, वो कब, वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में आता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इसमें कब्जहर चूर्ण में हम देखें, पहले ये देखते हैं कि इसमें मिला क्या क्या हुआ है। तो इसमें हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, सामान्य मात्रा में निकल से त्रिफला, मतलब त्रिफला पकड़ लीजिए, सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, 2 नमक है, सनाए है, निशोत है, मुलेठी है, गुलाब है, सौंफ है, छोटी इलायची है और सुहागा है। तो समहाउ ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये आपकी बॉडी में सिर्फ लेटरिन को बाहर निकालने के काम नहीं आता, ये पूरा अनुलोमन करता है, वात का भी अनुलोमन करता है। बहुत से लोगों की शिकायत ये आती है कि सर मेरे पेट में गैस भर जाती है, पेट फूल जाता है, सर मेरे को बार बार डकारें आती है। उसका मतलब यह है कि जो गैस नीचे के थ्रू निकलनी थी या नीचे के थ्रू पास हो रही थी, वो रुक गई है। अब वो रुक गई है तो पेट में घूम रही है, जिसकी वजह से कभी कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, ये दर्द होते हैं। लोग घूमते रहते हैं, एमआरआई कराते रहते हैं और पता नहीं पड़ता है। और कई बार क्या होता है, वो अगर नहीं फंस रही है तो ऊपर की ओर निकलती है, फिर डकार आने लगती है। लोगों को वो उसी जो खाते हैं उसकी डकार आती है, या फिर कई बार वो खाना लेकर के ऊपर आती है तो वो खाना मुंह में आ जाता है, या खट्टा पानी आने लगता है। तो ये चीजें नेचुरल नहीं है। जब आप नेचुरल प्रोसेस में जाते हैं तो वायु का अनुलोमन होता है, मतलब मल मूत्र वायु ये तीनों नीचे द्वार से निकलनी चाहिए। मल आपका एनल रीजन से निकलता है, मूत्र आपका यूरिनरी ट्रैक्ट से निकलता है, वायु आपकी गुदा द्वार से निकलती है। तो ये तीनों चीजें नीचे से निकलती है। बहुत बार क्या होता है, जब आपकी अतड़ियों में मल जमा हुआ है या गंदगी जमा हुई है तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करती है और आपको यूरिन ड्रॉप ड्रॉप करके आने लगता है, या यूरिन खुल के नहीं आता, या बार बार यूरिन आने लगता है, या ऐसा लगता है कि यूरिन पूरा साफ नहीं हुआ है। तो वहां पर भी कब्जहर चूर्ण काफी अच्छा काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसके इफेक्ट क्या क्या है। लग्जेटिव इफेक्ट देता है, मतलब पूरा नीचे जो चीज नीचे से निकलने, जैसे मैंने बताया मल मूत्र वायु तीनों इधर से निकलेगी। बाउल मूवमेंट इजी करता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी तो लोग मोबाइल चलाते हैं और तमोड आ गया आने की वजह से बहुत से लोग जाकर बैठ जाते हैं वहां पर, उनके मूवमेंट इजी नहीं रहते। बहुत से लोग से पूछेंगे ना, वो आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं बाथरूम में, तो वो मूवमेंट कमजोर है उनका। मतलब जो एक अतड़ियों का ऐसा मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, इसकी वजह से धीरे 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 खसक के आगे मोशन आगे जाता है और एनल रीजन से बाहर आ जाता है। वो मूवमेंट इजी होना चाहिए, आपको ताकत नहीं लगानी पड़नी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ना चाहिए। दैट वुड बी इजी। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जैसे मैंने बताया कि अनुलोमन जब होता है तो आपको भूख लगती है अच्छी, तो ये उस चीज को इम्प्रूव करेगा। चांसेस जैसे पाइल्स, उसके चांस कम हो जाते हैं आपकी। जैसे मैंने बताया कि जब अनुलोमन होता है तो गैस बाहर निकलती, तो गैस का फॉर्मेशन कम होगा। अभी अगर हम देखें तो 50% बीमारी गैस और इंडाइजेशन की वजह से होती है। इसके बाद में एसिडिटी को कम करता है। एसिडिटी का ये मतलब नहीं है कि आपकी छाती की जलन, पेट की जलन, इनको इनको रोक रहा है, नहीं नहीं नहीं, आपके ब्लड की एसिडिटी को भी कम करता है। आपके ब्लड में जब एसिडिटी बढ़ने लगती है तो बहुत लोगों को धड़कन बढ़ने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, उल्टियां होने लगती हैं, माइग्रेन का अटैक आने लगता है, हार्ट पे जोर पड़ता है, स्किन खराब होने लगती है जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का सिंपल सा फंडा है, आप जब उनको पिन चुभाएंगे ना तो उनका काला जैसा ब्लड निकलता है। आप समझ जाए कि उनका ब्लड जल रहा है, मतलब ओवर राइप हो रहा है। वो काला ब्लड नहीं होना चाहिए, हमेशा रेड या मैक्सिमम मरून उस शेड में ही ब्लड होना चाहिए। चाहे अगर किसी फीमेल से बात करें तो उनके मेंसेस को आप चेक करने बोलिए, अगर रेड और मरून नहीं आ रहा है, काले में जा रहा है, चॉकलेट कलर में जा रहा है, पिंक तो आना ही नहीं चाहिए, इन कलर्स में जा रहा है, तो उनका ब्लड खराब हो रहा है। उस पर भी आप कब्जहर चूर्ण का एक समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रिकॉशन आपको देना है, इसमें जब लैक्टेशन में है मदर, उस समय आप सोच समझ के देंगे। प्रेगनेंसी में तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी आंवला का ऑप्शन है। आमलकी से भी बढ़िया लैक्टेशन हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आंवला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर गैसो फ्री से भी अच्छा खासा लैक्टेशन हो जाता है, तो दिक्कत नहीं आती है। अब इसमें हम बात करेंगे इसका उपयोग हम कब कब करेंगे। तो इसके उपयोग आप मोटापे पे भी कर सकते हैं। इसको 2 चम्मच रात को पीने दें, थोड़े लूज मोशन होने दें अपने पेशेंट के, और उनको बोले कि खिचड़ी और दाल रोटी खाएं। ऐसा अगर आप 3-4 मतलब हफ्ते में 1 बार भी उनको करवाते हैं या हफ्ते में 2 बार करवाते हैं तो अच्छा खासा फैट रिड्यूस हो जाता है,
अलॉन्ग विद सीबैक्थॉन और रेडिलिको, या फिर सीबैक्थॉन बस दे रहे हैं और कब्ज चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं हफ्ते में 2 बार, काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। स्कीम में भी आप ऐसा कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार, एक बार पूरा पेट उनका खाली करवा दीजिए और उनको बोलिए कि जिस दिन मोशंस हो रहे हैं उस दिन वो खिचड़ी और दाल रोटी बस लेंगे, वो भी जब भूख लगेगी तब, नहीं लग रही तो नहीं लेना है। स्किन और मोटापे में इसका अच्छे रिजल्ट है। पाइल्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच रोज रात को सोते समय। साथ में जब यूरिन में भी प्रॉब्लम है, जिन्हों को ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन जा रहा है या खुल में नहीं हो, उसमें भी कब्ज चूर्ण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इंडाइजेशन में तो करना ही है। इसके बाद में हमारा सबसे लास्ट प्रोडक्ट है गोपाइल्स। अब जैसे कि इतनी एडिलिव और कब्ज चूर्ण में इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद में हम जब हिमोरॉइड्स या पाइल्स की बात करते हैं, तो मैं बता दूं कि पाइल्स हमको हो क्यों रहा है, ये हम देखेंगे। पाइल्स सबसे पहले होता क्या है, तो जैसे आप देखेंगे मेरा कर्सर कर्सर जहां पर है वो अतड़ी, मतलब बड़ी आंत का आखिरी का हिस्सा है, और वो लास्ट का जो कैनाल है वो है एनर कैनाल। कर्सर दिख रहा है ना आप सभी को, मेरा कर्सर दिख रहा है ना आप सभी को? ओके। तो ये जो कैनाल है वहां पर एकदम जो लास्ट का एरिया जो रहता है दैट इज एनल कैनाल, वो हमारे होंठ के अंदर का जो हिस्सा रहता है उससे भी ज्यादा सॉफ्ट रहता है। तो उस समय जब बार बार मोशन के थ्रू, या हम जब कुछ ऐसी चीजें खाते हैं, जब बड़ी लेटरिन होती है वहां पर, जब बहुत हार्श एक मूवमेंट होता है, तो वहां की जो ब्लड वेसल्स है या जो मांस वो धीरे से नीचे लटक जाती है, दैट इज कॉल्ड पाइल्स। पाइल का मतलब होता है एक टुकड़ा, वो कुछ भी हो सकता है, मांस का टुकड़ा हो सकता है, या आपकी नस नीचे आकर के वो एक ऐसा मस्सा जैसा बना सकती है, दैट इज कॉल्ड पाइल्स। जब उसमें से ब्लड आने लगता है तब हम उसको हिमोरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब हिमोरॉइड होता क्यों है, मतलब पाइल्स होता क्यों है भाई? तो देखेंगे आप, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि लोग आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं कमोड की वजह से, वो मोबाइल चलाते रहते हैं, बॉयल मूवमेंट अच्छा रहता नहीं है, उनको वेट करना होता है, तो लोग ताकत लगाते हैं, कुंथन करते हैं, ऐसा करके आवाज निकालते निकल जाएगा। वहां पर जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर निकाल लगाते हैं तो वो चीजें ना बहुत स्पीड से उस वहां की जो स्किन है अंदर की वहां को लेकर निकलती है, तो वो नीचे आ जाता है वो, या फिर वहां की ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हुए निकलता है, वो नीचे आ जाता है। सेकेंड थिंग है कॉन्स्टिपेशन, कड़ी लैट्रिन के कारण या बार बार लैट्रिन होने की वजह से भी ये होता है। थर्ड थिंग है एजिंग। एजिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ की जो मसल्स रहती है वो झुर्रियां पड़ने लगती है, लटकने लगती है, वैसे ही उसमें भी होता है, और वहां की जो मसल्स है वो लूज होने लगती है, स्किन लूज होने लगती है और धीरे से लटकने लगती है। डायरिया, जैसे मैंने बताया कि बार बार मोशन होने की वजह से। लो फाइबर डाइट लेंगे तो कड़ी लैट्रिन होगी, कड़ी लैट्रिन होगी तो वो उसको नीचे लेकर आएगी। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, आपका जब पेट बड़ा होने लगता है तो अतड़ियों के ऊपर एक प्रेशर आता है, जैसे हम पाइप के ऊपर में कुछ रख रहे हैं तो पाइप दबने लगता है, तो वहां पर भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से पाइल्स होने लगता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, मैंने जैसे बताया अभी वो लोग आधा आधा घंटा बैठते हैं तो वो वहां पर भी ये काम होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग सिटिंग इन एनीवेयर वहां पर भी पाइल्स होता है। जैसे अगर मेरी सिटिंग 12-12 घंटे की है और मैं दिन भर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास हार्ड मतलब मेरा जो बेस है वो हार्ड है, हार्ड जगह पर टिका हुआ है, वहां पर भी वो उस एरिया को डैमेज करती है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं दिन भर, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, उनको भी बहुत चांसेस रहते हैं कि उनको पाइल्स, वो एरिया बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वहां की स्किन डैमेज होती है, या तो वो पाइल्स होगा या फिस्टुला होगा या फिशर होगा, मतलब एनोरेक्टल डिजीज होने का चांस उनको बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोगों ने गो पाइल्स जैसा एक टैबलेट बनाया है। अब इसमें देखेंगे इसकी कंपोजिशन क्या क्या है। तो इसमें है बकेन, सूरण मतलब जिमीकंद, आपका चव्य, आपका हाउबेर, हरड़, निशोद, नागकेशर और दारू हल्दी, ये चीजें मिल करके इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। जो अब हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे, इसका बेनिफिट्स हमको क्या क्या आएगा। तो इसमें इंस्टेंट रिएक्शन आते हैं, मतलब जैसे जो पाइल्स की वजह से जो पेन हो रहा है या इचिंग हो रही है या जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है वो तो तुरंत हटता है। इसके साथ में जो इनके कारण है जैसे कॉन्स्टिपेशन है वो हट जाएगा, आपका बॉवेल मूवमेंट सही नहीं है, धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, वो हट जाएगा। अगर हम देखें ब्लड आ रहा है तो अगर हम इसको मक्खन के साथ देते हैं या फिर शक्कर के पानी के साथ देते हैं तो इसमें ब्लड आना इसमें बंद हो जाता है। लोअर रेक्टम मतलब जो नीचे की जो एनल कैनाल है या नीचे की जो
एनल रीजन है, वहां की जो स्किन है उसको थोड़ा सा बल प्रदान करता है ताकि वो कमजोर ना हो, और कभी अगर मोशन ऐसा हो रहा है या हार्ड हो रहा है या डायरिया हो रहा है तो वो पाइल मास न बने। तो इन चीजों को मेंटेन करता है ये डाइजेशन, इसके साथ में डाइजेशन और इसको आपको बाउल मूवमेंट को भी मेंटेन करता है। तो इसमें अब इसका कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन हमको जैसे मैंने बताया ड्राइवर जो है उसमें आप कंपल्सरी इसको दे सकते हैं, जिनको बार बार मोशन होते हैं उनको दे सकते हैं, जिनको पाइल्स हो गया उनको तो देना ही देना है, जिनको फिस्टुला और फिशर की परेशानी है उसको भी दे सकते हैं। जिन लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम है, जैसे मतलब बार बार यूरिन होता है या ड्रॉप ड्रॉप होता है, उसमें आप गो पाइल्स और कब्जर चूर्ण दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है और कब पाइल्स है उसमें आप लीविस के साथ में गो पाइल्स है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जिनको एसिडिटी या तेजाबियत की तकलीफ है उसमें आप गैसो फ्री के साथ में गो पाइल्स है, काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसकी सामान्य डोज 2 टैबलेट दिन में 2 बार है, कंडीशन के साथ 3 बार या 4 बार भी दिया जा सकता है, लेकिन वो डिस्कस करके ही देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये जो 6 प्रोडक्ट लिए हैं, मैंने स्पेशली अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट उठाए हैं ताकि सीबकथॉर्न से आपको पूरी जनरल वेलबींग मिले, एनास्टील से फेफड़े की आपको वेलबींग मिले, ऑर्थोफिक से हड्डियों और जॉइंट्स को पे हम मेंटेन करें, और बाकी ये तीनों चीजें इसलिए ली है मैंने ताकि हमको रेगुलर यूजेज इसके पता हो, ताकि हम कब्ज में भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकें, पाइल्स में भी इसका कॉम्बिनेशन बना सकें। जैसे मैंने आपको कब्ज और चूर्ण का आज एक्स्ट्रा बताया कि आप स्किन और मोटापे में भी इसका अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीजें जब हम प्रोटोकॉल्स बनाते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और 2 से 3 मेडिसिन मैक्सिमम 4, उससे ऊपर देने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। 3 से ऊपर बहुत कम कोशिश करता हूँ कि मेडिसिन दी जाए, लेकिन जब आप 3 मेडिसिन परफेक्ट देते हैं ना तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तुरंत आते हैं, हफ्ते 10-15 दिन में रिजल्ट्स आ जाते हैं। कई बार होता है पेशेंट कई बार कुछ चीजें नहीं बताता है या हम कई बार नहीं पूछ पाते हैं तो 19-20 होता है, अदरवाइज रिजल्ट्स आते ही हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना सेशन खत्म करेंगे, और कभी भी आपको दिक्कत हो तो 2:30 से 5:30 अवेलेबल रहते हैं, आप उसमें कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी आप सभी से लास्ट में, कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार लोग फोन करते हैं कि सर मुझे एडिलिको के बारे में बताइए, मुझे सीवकथॉर्न के बारे में बताइए, बट लेकिन वो समय इतना टाइट रहता है 2:30 से 5:30 का कि मैं नहीं बता सकता हूँ। इसीलिए मैं स्पेशली सर को बोल के कि हम सिंगल ड्रग्स पे काम करें, ताकि आप ये जब भी ये सेशन देखें तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। हम जब फोन पे एडिक्टो के बारे में बात करेंगे मैं उतनी चीज नहीं बता पाऊंगा, उतना खुल कर नहीं बता पाऊंगा, सीवकथॉर्न के बारे में उतना खुल कर नहीं बता पाऊंगा जितना मैं अभी आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि उस समय कॉल दर कॉल आती रहती है लगातार। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप जब भी आप लोगों को लगे कि कभी देखना है या कुछ जानना है तो उनको हमेशा आप ये रिफर करें कि भाई ये आपकी लेक्चर देखिए, देन यू विल नो। उसके साथ में वो 4 प्रोडक्ट और देखेगा तो उसको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और अच्छी चीजें पता पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेशन खत्म करते हैं। अभी आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखिए कि हम और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ में आप अपना और अपने परिवार का खासा ध्यान रखें। इतना कहकर मैं खत्म करता हूँ सेशन। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड थैंक यू वेरी मच।